आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाथीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। बहुत सारे लोग नाथी शब्द हम और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए भी। दुनिया को नाथी नजरों से देखने लगा और अपनी भावनाओं को नाथी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगी। किसी ये यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल तो यहूदियों के घरों के बाहर निशाना लगा दिया, बल्कि जिन पर पहाड़ियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। उन्हें पक्का भी इस बात था कि नाथीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटना के प्रमुख दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुए थे। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आँख फेर कर चल देना बेहतर समझते थे। पादरियों ने नाथीयों का जमकर विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाथी साम्राज्य में लोगों को जिस तरह के निबंध और समृद्ध किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध तो नहीं कर पाती है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। नाथी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस कर रहे थे, ये बिल्कुल अलग कहानी थी। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी के दर्ज किया। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वाले को झकझोर कर रख देने वाली इस पुस्तक का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शार्लट ने इस किताब के बारे में बताया कि एक समय के बाद किस तरह यहूदी भी अपने बारे में नाथी द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे के मुड़ी हुई बाल और आंखें काले और यहूदियों जैसे सब सूरत और चाल ढाल दिखने लगी थी। नाथी प्रेस में यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीरें छपी थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियाँ सपनों में भी उनका पीछा नहीं थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुँचने से पहले ही दम को देते थे। महाध्वंस। नाथी तौर तरीकों की जानकारी नाथी शासन के आखिरी सालों में जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तचाप और बर्बर दमन होता है, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लगता है। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाथी कल्याण में झेली थी। इन्हीं कपियाओं को महाध्वंस भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था तो उन्हें एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपनी साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधे घंटे और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि नाथी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज था तो उन्हें बचाए जाने की वह अदम चाह घेटो और कैंपों मीनार के जीवन भोगने वालों बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाथीयों की पराजय तय ही है, तो नाथी नेतृत्व में तब पर उन्होंने तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल रखना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृतियाँ, लेखों, साहित्य, चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये दिल उठाए हैं और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथि: 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हुए। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 22 जून 1941 को जर्मन सेना सोवियत संघ में घुसती है। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू।
8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौज ऑस्विट्ज को मुक्त कराती है। 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय।